नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में सीएम और गृह मंत्री ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसी के साथ नशे पर लगाम लगाने को लेकर प्रदेश में कवायद तेज हो गई। सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है। नशा को रोकने के लिए उठा रहे कदम, ऐसा कहना सीएम मनोहर लाल का है। नशे की रोकथाम के लिए भी लगातार काम किए जा रहे हैं और पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर यह काम किया जा रहा है। नशे की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर भी सरकार की तरफ से जारी किया गया है। तो आज बता दें आपको कि चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि प्रदेश में नशे के बढ़ते कहर को रोकने के लिए सरकार अब हरकत में आ गई है। नशे को लेकर के सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि नशे को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नशे की रोकथाम के लिए ये कदम उठाए गए हैं। अप्रैल मई जुलाई 3 महीने में ये सब गांव-गांव मीटिंग्स हों, डाटा इकट्ठा किया जाए, उनको अवेयरनेस जो है वो पैदा की जाए। तो इस सारे काम के लिए हम लोगों ने इस समय का निर्धारण किया है, ताकि इस 3-4 महीने का जो अभियान है, उस अभियान के बाद जो लोग पकड़े जाएंगे, जो लोग इस प्रकार की आदतों में फंस चुके हैं, उनको फिर सेग्रीगेट करके उनके डी एडिक्शन सेंटर्स सामान्यतः हेल्थ डिपार्टमेंट और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट इनके द्वारा ही वो बनाए जाते हैं। उनमें उनकी इस आदत को कैसे छुड़वाया जाए, तो बड़े लेवल पर जितने भी संख्या में बनाना आवश्यक होगा, उतनी संख्या में हम अस्पतालों में, सीएचसीज में या उससे नीचे लेवल पर भी जिस प्रकार का काम करना होगा, अगर बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं तो उनको सबको एक बार लेकर के और फिर बाद में उनकी रिहेबिलिटेशन। कई बार व्यक्ति किसी परेशानी से, बेरोजगारी से या किसी और सेटबैक से, कोई उसका बिजनेस घटा हो गया, कोई पारिवारिक झगड़ा हो गया, कोई भी कारण होते हैं, उन कारणों के कारण से भी व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो जाता है, नशीली चीजों का करने लग जाता है। तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग करा करके ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जाए। बेरोजगार है तो उसके रोजगार की चिंता की जाए, घरेलू को झगड़ा है तो काउंसलिंग करके उनको कैसे ठीक किया जा सकता। और एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, यूक्रेन मामले को लेकर के भी सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के करीब 2000 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं और हम लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। इसके लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो आपको बता दें कि यूक्रेन मामले को लेकर के भी सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। सीएम मनोहर लाल ने साफ कहा कि हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं और प्रदेश के करीब 2000 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर सीएम मनोहर लाल ने यूक्रेन में फंसे हरियाणा के लोगों के लिए चिंता जाहिर की है और कहा है कि हम उन लोगों को लेकर के विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं। और इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जिन लोगों के लोग यूक्रेन में फंसे हैं वो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सीएम ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। यूक्रेन में जो असमंजस बना हुआ है और वह एक अनिश्चितता की जो स्थिति बनी है, उससे सब देश के लोग, हरियाणा के लोग सभी चिंतित है। लगभग 18,000 लोग वहाँ अपने फंसे हुए हैं और जिसमें लगभग 2,000 लोग हरियाणा से हैं। तो उसके लिए मेरी भी लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बातचीत चल रही है, तो वो अपने प्रबंध कर रहे हैं। पहला तो केंद्र ने ही, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना लिया है और उसमें 15 अधिकारी हैं जिनको वहाँ जिम्मे लगाया गया है और वो लगातार नज़र रखे हुए हैं। और उन्होंने अपना कंट्रोल रूम का नंबर और ईमेल एड्रेस जारी किया है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ कंट्रोल रूम इन दिल्ली आर 9111, ये तो दिल्ली का कोड हो गया, 230-12113, फिर 230-14104, 230-17905, टोल फ्री नंबर, हाँ, 1800-118797। इसी प्रकार से हमने यहाँ अपने चंडीगढ़ में भी हरियाणा के लोगों के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। वो मुख्य रूप से आप लोग उसको जरूर लिख लें। उसका व्हाट्सएप नंबर है 92123, ये जरूर लिखें आप, 92123-14595, 14595। कोई भी जानकारी ऐसी होती है या किसी की कोई वहाँ से सहायता की रिक्वेस्ट आती है तो हम इस पर फॉरवर्ड कर दें एक व्हाट्सएप के रूप में।
9212314595। और इसी प्रकार से जो हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपनी ईमेल आईडी जो इसके लिए रखी है, वो उनकी रेगुलर जो ईमेल आईडी है वही है contact contact@us@atfcd contact@us@fcd पूरा लिखना है @gmail.com। जब तक एयरपोर्ट से व्यवस्था न बने तब तक उनको सुरक्षित अपने स्थानों पर वहाँ रहना चाहिए। तो ये अपील मैं जरूर करूंगा और बाकी हरियाणा के लोग, देश के लोगों से कहूंगा कि जो जिसकी मदद जिस प्रकार से हो सकती है वो सब उनको सांत्वना दें, उनको भरोसा दें। यही एक विषय इस समय करने का है। बाकी तो हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो सारा नजर रखे हुए, उस हिसाब से बातचीत करेंगे। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन करनाल में सीएम मनोहर लाल के निवास स्थान पर पहुंचे और अपने बच्चों की वतन वापसी कराने के लिए गुहार लगाई। बुधवार को सीएम प्रतिनिधि से मिलने आए परिजन भावुक हो गए। वहीं सीएम के प्रतिनिधि ने यूक्रेन में फंसे बच्चों के परिजनों को हौसला दिया और प्रदेश सरकार तक पूरी बात को पहुंचाने का आश्वासन दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों में से करीब 650 युवा अकेले करनाल से हैं, जो यूक्रेन में इमरजेंसी होने के कारण कमरे में बंद हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में फंसे उनके बच्चों को बुलाने की कोशिश नहीं करती है। वहीं परिजनों ने प्रधानमंत्री से बच्चों को वापस लाए जाने की अपील की है। इससे पहले अफगानिस्तान और चाइना से भी बच्चे लेकर आए गए हैं, ऐसा परिजनों का कहना था। अब यूक्रेन से भी उन्हें लाया जा सकता है। वहीं सीएम के प्रतिनिधि संजय बाटला का कहना है कि हमारे पास करनाल से यूक्रेन गए बच्चों के परिजन आ रहे हैं। बच्चों की जानकारी सीएम मनोहर लाल को भेजी जा रही है और सरकार अपने स्तर पर बच्चों को वापस लाने का काम कर रही है। एक बार मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए 3 साल पहले गया था। तो अभी जो रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध की जो हम न्यूज़ यहाँ पर देख रहे हैं, उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। जब से ये शुरू हुआ है हमने बहुत कोशिश की है कि उनको वापस बुलाने की, लेकिन जितनी देर तक इंडियन एम्बेसी जो है उनको बुलाने की कोशिश नहीं करती, उतनी देर यूनिवर्सिटी उनको रिलीज़ नहीं करती थी। परसों उन्होंने एडवाइजरी जारी किया कि हमारी इंडियन एम्बेसी ने यूनिवर्सिटीज़ के साथ मीटिंग की है करके उन्होंने बोला कि आप इंडिया चले जाओ। और हम तो ये चाह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट है, जो बच्चे वहाँ फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश करें। एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, हमारे बस में कुछ नहीं रहा। अगर एयरपोर्ट खुला होता, टिकट जितने की मर्जी मिलती है, हम बच्चों को बुला लेते। अब जो भी करना है गवर्नमेंट ने करना है। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के बच्चों को निकाल। कहाँ गए हो आपकी बेटी बेटा को, क्या है? यूक्रेन में गए हैं एमबीबीएस करने के लिए। बेटी 2 महीने पहले गई थी और वहाँ पर इमरजेंसी लगा दिया, उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा। तो गवर्नमेंट के लेवल का काम है ना, हमारे पास का तो कुछ रहा नहीं। तो कितनी दिक्कत बनी हुई है? कोई बातचीत हुई आपकी? बातचीत तो हो रही है पर आने का तो कोई साधन नहीं बन रहा ना। यूक्रेन और रूस के अंदर जो तनाव बना हुआ है, तो हम तो परमात्मा से चाहेंगे कि वो सोल्व हो और सारे के सारे लोग वहाँ सुरक्षित रहे। भारतवर्ष के बहुत सारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। 6300 बच्चे हरियाणा से गए हुए हैं वहाँ जो पढ़ते हैं। ऐसी 650 के लगभग बच्चे करनाल से हैं। तो मेरे पास ये आज भी आए हैं, पहले भी आए थे। इन सब की लिस्ट बन के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये सारी लिस्ट जारी है। कल परसों भी कुछ बच्चे वहां से निकले हैं, जो हमारे सरकार के प्रयास से आज भी बता रहे हैं कि शायद एक बिटिया आज भी वहां से आ रही है। अभी मेरे पास जो बैठे हैं हमारे करमजीत सिंह जी, इनका बेटा भी यूक्रेन। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों से बजट पूर्व चर्चा की। बैठक में शिक्षा क्षेत्र के कई हस्तियों ने सीएम और शिक्षा मंत्री से चर्चा की और कहा कि किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी बजट बनाया जा सकता है। वहीं सीएम ने कहा कि आगामी सत्र से 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में कारगर होगा। इस मौके पर बैठक में शिक्षा मंत्री समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। 7 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा और बजट से पहले लगातार सीएम मनोहर लाल अलग अलग विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज शिक्षा विभाग
के साथ उन्होंने बैठक की, प्री बजट चर्चा की और बैठक को शिक्षा बजट को किस तरह से प्रभावी बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। वहीं सीएम ने इस दौरान बताया कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट पीसी दिया जाएगा। वहीं गुरुग्राम में हरियाणा का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग 25 और 26 फरवरी को 2 दिवसीय डेवलपमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। यह आयोजन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरेरा गुरुग्राम और हरेरा पंचकुला के साथ मिलकर करेगा। इसमें क्रेडाई और नरेडको हरियाणा भी सहयोग करेगा। कार्यक्रम का आयोजन रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने के और हितधारकों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से किया गया। हरेरा गुरुग्राम के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह ने बताया कि देश की जीडीपी में रियल एस्टेट का लगभग 13% योगदान है। इसके अलावा रोजगार सृजन और हाउसिंग फॉर ऑल यानी सभी को कम कीमत पर अफोर्डेबल घर उपलब्ध करवाने में भी रियल एस्टेट सेक्टर की प्रमुख भूमिका है। इस सम्मेलन में सभी हितधारकों के सामने आ रही समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने पर मंथन किया जाएगा। उनमें डिस्कशंस किए, पूरा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व किया गया है और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का जो ये इनिशिएटिव जो लिया है देवेंद्र सिंह जी के लीडरशिप में, ये बहुत ही फायदेमंद साबित होना चाहिए, क्योंकि जो चीजें बहुत सारी थी जो रुक रही थी उनको अब गति मिलेगी उस चीज के माध्यम से। और एक क्योंकि गुड़गांव में ये सेमिनार है, इसमें सारे टाउन प्लानर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस तरह से टाउन प्लानर्स के लिए भी ये पहली उनकी इस तरीके की कॉन्फ्रेंस है जो कि स्टेट गवर्नमेंट इन एसोसिएशन विद हरेरा, बोथ दी रेराज एंड ऑल्सो विद नारडेको। एलनाबाद से विधायक और इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला रेवाड़ी के बावल पहुंचे, जहां भीमराव अंबेडकर पार्क में पहुंचकर अभय सिंह चौटाला कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और पार्टी के विस्तार को लेकर के चर्चा की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनेलो पार्टी ने प्रदेश की 90 विधानसभाओं में हल्का स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित किए हैं, जिसको लेकर अभय चौटाला बावल पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि आज की सरकार में हर वर्ग परेशान है। अभय चौटाला ने आगे कहा कि चुनाव से पहले सरकार ने अपने घोषणा पत्र में अनेकों वादे किए थे, जिसके लिए लोग आज सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन मामले पर सरकार को घेरते हुए अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश के मुखिया ने बयान दिया है कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा के लोगों को वापस लाने पर बात चल रही है, लेकिन देश और प्रदेश में बैठे मुखिया ने राजनीतिक लोगों को तो यूक्रेन से निकाल लिया, लेकिन वहां पढ़ रहे बच्चों से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो अभय सिंह चौटाला रेवाड़ी के बावल पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा की, पार्टी विस्तार को लेकर के बात की गई और इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। और कोई और वर्ग के लोग, चाहे कोई कर्मचारी है, अभी कलरक की एसोसिएशन आई हुई थी, इस तरह से टीचर्स की एक एसोसिएशन है वो आई हुई थी। अनेक लोग जो है सरकार से दुखी है। इन्होंने बड़ी एडियां उठा करके लोगों के सामने वायदे किए थे और जा करके कस्में खा करके कहा था कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इन्होंने समस्याओं का समाधान करने के बजाय लोगों को परेशान करने का काम किया है। झज्जर में चलती बस में शराब पी रहे ड्राइवर और कंडक्टर का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को सामने आने के बाद से लगातार किसी तरह का हालांकि कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, लेकिन जब जो बस में सवारी जो सफर कर रहे थे, जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो ड्राइवर और कंडक्टर ने सवारियों से ही बदतमीजी शुरू कर दी। इस वायरल वीडियो पर अभी तक किसी भी तरह का कोई संज्ञान विभाग की तरफ से नहीं लिया गया है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जहां ड्राइवर और कंडक्टर चलती बस में शराब पी रहे हैं। वहीं जब सवारियों ने इसका विरोध किया तो ड्राइवर और कंडक्टर सवारियों से ही बदतमीजी पर आमादा हो गए। सवारी बस में दारू पियोगा क्या तू बैठ कर?
तो खबर झज्जर से बता रहे हैं, जहां ड्राइवर और कंडक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। शराब पीते हुए चलती हुए बस में ये शराब पी रहे थे। वहीं जब बस में सफर कर रहे सवारियों ने इस बात का विरोध किया तो ड्राइवर और कंडक्टर सवारियों से ही उलझते हुए नजर आए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बावजूद अभी तक विभाग की तरफ से किसी भी तरह का मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। वहीं नारनौल में लगातार ओवरलोड वाहनों का कहर जारी है। आज सुबह से ही ओवरलोड ट्राले की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। रोड़ियों से भरा ट्रॉला निजामपुर की तरफ जा रहा था, तभी बीगोपुर क्रेशर जॉन के पास एक बाइक सवार उसकी चपेट में आ गया। मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। हालांकि ट्रॉला ड्राइवर मौके से फरार हो गया, उसकी तलाश अभी भी जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। ये थाना पर 112 से मतलब सूचना मिली थी कि भी धोलेडा गोपुर के बाद ट्रक के साथ एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे हैं। मृतक खलीराम को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। परिजन पहुंच गए हैं। उनके अनुसार आगामी कार्रवाई नियम अनुसार मिल जाएगी। मृतक मोटरसाइकिल पे था, वो ट्राला था। ट्राले मालिक और ड्राइवर का कुछ पता लग पाया? आए हैं, पता तो ही कर रहे हैं, मौके से फरार है। बाकी गुरुग्राम में सोना बल्लभगढ़ रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल यहां तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की पूरी तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं बाइक सवारों को टक्कर मारने वाला कैंटर मौके से फरार होने में सफल रहा। बता दें कि हादसे के बाद से दोनों युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये बाइक सवार निकले और ये कैंटर ने टक्कर मार दी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से दोनों युवक कुछ फीट दूर हवा में उड़ते हुए वहां पहुंचे, जा गिरे और इसके बाद तेज रफ्तार में कैंटर फरार हो गया। तस्वीरों में आपको दिखाई देगा कि कैंटर के आगे बाइक फंसी हुई है। वहीं चरखी दादरी के लघु सचिवालय परिसर में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 14 मामलों में लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने कृषि मंत्री का बैठक में पहुंचने पर आभार जताया। अपने धरना स्थल पर धरना दिया। पूरी तालमेल कमेटी हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें सभी थी साथ। और फिर हमने ये देखा सीआईडी के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से हमने कह दिया था कि भाई वो हमारे विचार सुने और हमें उनके कैसे विचार उन्होंने लगते हैं, वे हमारे पक्ष में है या विपक्ष में है, हमें बताए। तो उन्होंने हमें कोई भी ये बात नहीं कही कि भाई आपसे बात करना चाहता है। लास्ट में जब हम बहुत दुखी हुए सभी बहनें, तब हमने उनका विरोध किया, तब जाकर के हमने उनका विरोध किया। लेकिन कृषि मंत्री, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो क्षतिपूर्ति होगी और हमारा मकसद यही है कि किसानों को जोखिम फ्री किया जाए। और आगे से मैं प्रार्थना करता हूं कि जब भी गिरदावरी हो, जब भी चेकिंग हो, कहीं किसी किसान भाई को अगर कोई शंका है, कोई शिकायत है, तो तुरंत हमें बताएं, हम ताकि उसकी रीचेकिंग करवा दें, सीनियर अधिकारी से चेक करवा दें और कोई कर्मचारी जो है उनके हक को मार न दे। कैथल के लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। बैठक में 10 नई और 4 पुरानी शिकायतों पर सुनवाई हुई, जहां 4 पुरानी शिकायतों में से एक को पेंडिंग रखा गया है, जबकि एक को विजिलेंस को जांच के लिए भेज दिया गया है, जबकि 2 शिकायतों को पेंडिंग
रखा गया। वहीं 10 मई शिकायतों में से 7 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया है। तो आपको बता दें कि 10 शिकायतें रखी गई थी, जबकि 3 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी वर्करों ने मूलचंद शर्मा के रास्ते का घेराव किया। तभी मूलचंद शर्मा ने उनका ज्ञापन लेकर समाधान का आश्वासन दिया। तो कैथल के लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है। इस दौरान बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की और बैठक में 10 नई शिकायतें और 4 पुरानी शिकायतों पर सुनवाई की गई। जहां 4 पुरानी शिकायतों में से 1 शिकायत को पेंडिंग रखा गया, जबकि 1 शिकायत को विजिलेंस को जांच के लिए भेज दिया गया और पुरानी 4 शिकायतों में से 2 और शिकायत पेंडिंग रख लिए गए। वहीं 10 नई शिकायतों में से 7 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया, जबकि 3 का मौके पर निपटारा कर दिया गया। दूसरी ओर आंगनवाड़ी वर्करों ने मूलचंद शर्मा के रास्ते का घेराव किया। इसके बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आंगनवाड़ी वर्करों का ज्ञापन लिया और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। नारनौद में खरीफ फसल का मुआवजा नहीं मिलने की वजह से किसानों में रोष बना हुआ है। दरअसल जिला प्रशासन ने खरीफ फसल 2021 के दौरान बारिश, जलभराव, सफेद मक्खी से फसलों के नुकसान भरपाई के लिए 172 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी की है। वहीं मुआवजा नहीं मिलने से परेशान किसानों ने खेड़ा जालब के किसानों ने नारनौद एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुआवजा देने में भेदभाव का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि पूरे हिसार जिले में मुआवजा राशि जारी की गई है, लेकिन खेड़ी जालब तहसील और बालसमंद के किसानों को मुआवजा राशि जारी नहीं किया गया है। किसानों ने प्रशासन पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं नारनौद एसडीएम विकास यादव ने कहा कि किसानों की मांगों की रिपोर्ट तैयार करके जिला उपायुक्त को भेजा जाएगा। तो ये खबर हम आपको नारनौद से बता रहे थे, जहां मुआवजा जारी किया है और ये बड़े अजीब बात है कि इससे नुकसान से खेड़ी जालब तहसील को वंचित रखा गया है, जबकि इस एरिया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बारिश का भी नुकसान हुआ है और पेस्ट का भी नुकसान हुआ है। पूरे तहसील के किसान बड़ी मार झेल रहे हैं। नरमा का जो हाल था वो आप सभी जानते हैं। आज पूरी 12 खाप इकट्ठी होके एसडीएम नारनौद को ज्ञापन सौंपने के लिए जारी है। वजह है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट हिसार में अबाउट 150 करोड़ से ऊपर का मुआवजा हिसार डिस्ट्रिक्ट में आया है, जिसमें 2 तहसील बिल्कुल जीरो दिखाई गई है, जो बालसमंद है और खेड़ी चौपटा है, जो नारनौद की खेड़ी चौपटा है, उस तहसील को बिल्कुल जीरो आका गया है। ये जो प्रकृति की मार थी, जिसमें बाजरा और कपास, जो धान बाजरा और कपास की जो नुकसान हुआ था, इस बरसात की वजह से, बरसात आपने पहले भी आप एरिया में गए हो, आप खुद सर्वे भी करके आए हो, इतना नुकसान था कि गोडा गोडा पानी था, सारी कॉटन खराब हो चुकी थी, सारी बाजरा खराब हो चुका था। आज तो हमें जो हमारी खेड़ी तहसील में मुआवजा नहीं आया, हमारा 12 खाप की मेन तहसील है, और आज तो हम ज्ञापन देंगे खेड़ी तहसील का मुआवजा नहीं आया इसके बारे में। अगर सरकार उस ज्ञापन के तहत नहीं कार्रवाई करती है तो उसके बाद अनिश्चित काल के लिए धरना लगाया जाएगा खेड़ी तहसील। किसान जो है वो आए थे और उनकी डिमांड ये है कि खरीफ 2021 का जो फसल का खराबा है वो उनके खेड़ी जालब जो हमारी सब तहसील है, उप तहसील के अंदर वो मिला नहीं है। तो उनकी डिमांड ये है कि हमें भी, हमारा भी जो है फसल का नुकसान हुआ है वो हमें दिया जाए। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आया है ये मैडम को, डीसी मैडम को भेजा जाएगा हमारी रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।